नमस्कार प्यारे बच्चों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वितान भाग 2 की और उसका आज हम तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आज हम शुरुआत करेंगे जो हमारी प्रश्न उत्तर है उनसे संबंधित, जो हम प्रश्न पूछते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, जो पीछे का लेसन है उससे संबंधित है भी, जूझ पाठ में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम क्या था? अध्यापक का नाम क्या था भी? कि जूझ पाठ में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम क्या था? इसका आपने आंसर देना है भी, ठीक है। तो इसमें ABC हम नहीं देंगे आपको, आप उस अध्यापक का नाम पूरा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। अब हम बात करेंगे आगे जो हमारा तीसरा लेसन है। देखो भी, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको ये लेसन समझ में नहीं आएंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरे लेसन का नाम क्या है भी। तीसरे लेसन का नाम है भी अतीत में। अतीत क्या होता है भी? जो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अतीत में दबे पाम, अतीत में दबे पाम की बात कर रहे हैं भी, ठीक है। तो अतीत में दबे पाम का अर्थ क्या हुआ कि जो पुराना समय बीत चुका है, वहाँ जो रहन सहन था, जिसके ऊपर जन की मिट्टी पड़ चुकी है या दब चुका है, उसकी हम बात करेंगे। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पुराने समय की बात कर रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है? सभ्यता की बात कर रहा है। तो इसके लेखक कौन है भी? ओम थानवी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेखक की, ओम थानवी, ठीक है। ये इसके क्या है? लेखक हैं, जन की अतीत में दबे पाम, और लेखक का नाम क्या है? ओम थानवी। और इनका जन्म कब हुआ था भी? 1957 में। और कहाँ हुआ था भी? बीकानेर में, बीकानेर में, यानी कि ये राजस्थान से संबंधित है भी। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी कहाँ से हुई थी? बीकानेर से ही हुई थी। ओम थानवी 1957 बीकानेर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है, दीक्षा है, यानी कि इनकी पढ़ाई है या इनका रहन सहन, वो कहाँ का था? बीकानेर का था। अब बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। इनकी शुरुआत 1980 से लेकर 89 तक राजस्थान पत्रिका से इनकी शुरुआत हुई। राजस्थान पत्रिका से इनकी शुरुआत हुई कि 9 साल तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। कब से लेकर? 1980 से लेकर 1989 तक राजस्थान पत्रिका। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कहाँ से मिली? इतवारी पत्रिका से। इतवारी पत्रिका से इनको प्रसिद्धि मिली, तब इनको लोग जानने लगे थे भी। इनकी जो प्रतिष्ठा है वो कहाँ से निखर कर आई? इतवारी पत्रिका से निखर कर आई। उसके बाद में 1999 के अंदर इन्होंने जनसत्ता 1999 से इन्होंने जनसत्ता की बागडोर संभाली हुई है। तो ये यानी कि ओम थानवी का एक सामान्य परिचय था अभी, कि इनका लेसन का नाम है अतीत में दबे पाम, जो हम पढ़ेंगे। ओम थानवी 1957 बीकानेर, 1980 से लेकर 89 राजस्थान पत्रिका से इनकी शुरुआत हुई। इतवारी पत्रिका से यानी कि इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और 1999 से लेकर जनसत्ता में ये काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे लेसन की। पाठ, किस पाठ में क्या है? देखो बात करते हैं सभ्यता की। तो सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ठीक है। तो उसका जो उत्खनन हुआ कहाँ कहाँ हुआ ये भी हमने पढ़ा है, जैसे धौलवीरा है, या हम हमारे हनुमानगढ़ की बात करें कालीबंगा है, या हम रोपड़ की बात करें पंजाब के अंदर। तो ऐसे स्थान यहाँ खोजे गए, यहाँ पुरानी सभ्यताओं का विकास जन की पाया गया है। उसी में से एक है भी मोहनजोदड़ो, जन की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, इसकी हम बात करेंगे भी। देखो ये पूरा का पूरा जो हमारा पाठ है इसी के ऊपर टिका हुआ, यानी कि इसी से संबंधित है कि वहाँ क्या क्या मिला था, किस प्रकार की सभ्यता थी, वहाँ के जो
मकान थे वो कैसे थे, वहाँ की रहन सहन कैसा होगा, वहाँ की सड़कें कैसी थी, इनके ऊपर पूरा का पूरा ये पाठ टिका हुआ है। देखो भी ये कम से कम 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है वो कम से कम 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इनका जो उत्खनन का कार्य किसने किया था अभी, यानी कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की। अब खोज करना एक अलग बात है और उसका उत्खनन करवाना अलग बात है। तो इसकी जो खोज है वो जॉन मार्शल ने की थी भी। जॉन मार्शल यानी कि वो क्या थे, इसके खोज करता थे। यानी कि एक टीला था, उस टीले की जब उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया तो उनको ये लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसको खोज यानी कि उसका उत्खनन करने का काम यानी कि सोचा कि मैं इसका उत्खनन करवाऊंगा और यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो ये किसने किया अभी बाद में 1922 ईस्वी में राखल दास। देखो भी राखल दास को ये काम सौंपा गया कि आप इसकी जो उत्खनन करवाएंगे। ये क्या था, राखल दास बनर्जी। इसको ये काम 1922 में सौंपा गया कि आप इस टीले का उत्खनन करवाएंगे। ठीक है भी। तो इन्होंने क्या है, इसकी शुरुआत की। देखो सबसे बड़ा इसके अंदर क्या है, एक स्तूप है भी। स्तूप किसे कहा जाता है, स्तूप उसे कहा जाता है भी जहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ या किसी न किसी प्रकार का कोई उनसे संबंधित वस्तु रखी जाती थी और उसके ऊपर बाद में क्या है, एक मंदिर टाइप बना दिया जाता था भी। या ये कहें कि जैसे मिस्र के अंदर हम देखते हैं, मिस्र का स्तूप है, वहाँ क्या है, शवों जो शव थे यानी कि आदमी की जब मृत्यु हो जाती थी उसका जो शव होता था उस शव को वो एक प्रकार का लेप लगाते थे और लेप लगाने के बाद में उनको स्तूप के अंदर रख देते थे, यानी कि उसके ऊपर स्तूप बना देते थे। तो वो शव खराब नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता था। उनका ये मानना था कि ये जो शव हैं ये क्या है, पवित्र हैं, इसलिए वो ऐसा करते थे भी। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक गढ़ है भी, यानी कि स्तूप है जिसको गढ़ भी कहा गया है भी। गढ़ वैसे किसको कहा जाता है, किले को कहा जाता है। ठीक है भी। तो जो कि एक चबूतरा बना हुआ है अभी, पूरी की पूरी कहानी इस चबूतरे की तरफ घूमती है। यानी कि इसके 4 हिस्से हैं, चारों हिस्सों का अलग अलग महत्व है अभी। तो ये जो चबूतरा बना हुआ है इसके पश्चिम में क्या है, ये गढ़ है जो कि बहुत ही बड़ा है। यानी कि इसकी पश्चिम दिशा में ये गढ़ है, किसकी, चबूतरे की पश्चिम दिशा में ये क्या है, गढ़ है भी। ठीक है। हम नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, कई ये सोचते हैं कि ऊपर का भाग उत्तरी होता है। हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं, हम किसी भौगोलिक दृश्य की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ किसी को कौन सा भी नाम दे सकते हैं, हम दिशा कौन से भी मान सकते हैं। जो लिख दिया हमने वो हम पश्चिम मान लेंगे, अगर कोई और लिखेंगे तो उसको और मान लेंगे भी। अब क्या है कि जो दक्षिण का भाग है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया भी। तो ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो इधर का भाग क्या है अभी, उत्तर है। ये क्या है अभी, पूर्व है। पूर्व पश्चिम उत्तर और ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है भी। देखो भी ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। क्योंकि इस चबूतरे के चारों तरफ कुछ ना कुछ बना हुआ है, इसलिए इन दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो जो इसका दक्षिण हिस्सा है, यहाँ क्या है भी, टूटे फूटे मकान है भी, टूटे फूटे मकान है। ये टूटे फूटे मकान क्या है भी कि ये जो मकान बने हुए हैं ये कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, कमज़ोर हैं। तो ये कमज़ोर हैं तो क्या होगा भी, अगर मकान कमज़ोर है तो यहाँ कोई ना कोई गरीब ज़रूर होगा, तो ये गरीबों की बस्ती कहलाती है। तो यानी कि चबूतरे के दक्षिण और जो टूटे फूटे घर हैं वो गरीबों की बस्ती कहलाती है। ठीक है भी। और इसके पश्चिम में क्या है, एक गढ़ बना हुआ है, स्तूप, जो सबसे ऊंचा है भी। उसके बाद में क्या है कि जो टीला है, इस टीले के
साइड में एक मार्ग है जिसको क्या कहा जाता है, देव मार्ग कहा जाता है भी। टीले की साइड में एक मार्ग है जिसको देव मार्ग कहा जाता है, और उस देव मार्ग की जो चौड़ाई है वो क्या है, 40 से 50 फुट है। यानी कि 40 फुट से 25 फुट तक क्या है, इसकी चौड़ाई है भी, चौड़ाई है। ठीक है भी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जो वो चबूतरा है, वो गढ़ है, उसकी साइड में जो रास्ता बना हुआ है, जो सड़क बनी हुई है, उसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, देव मार्ग कहा जाता है। जिसमें क्या है, चूने व किचौड़ी को मिलाकर बनाया गया है। बिचूने व किचौड़ी को मिलाकर बनाया गया है। किचौड़ी कह लो या चिरोड़ी भी कह सकते हैं भी, चिरोड़ी लिखा भी मिल सकता है। ठीक है भी। इतने यानी कि हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक भी उसका वजूद वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो आप ये देखो कि उस समय जो जैसे हमारे अब सीमेंट हम प्रयोग में करते हैं, तो उस समय जो ये चूना या चिरोड़ी प्रयोग में ली जाती थी वो कितनी ताकत वाली थी कि अब तक यानी कि वो जो दीवारें हैं अब तक बची हुई हैं। अब बात करते हैं उससे आगे हम, देखो भी उसमें क्या बना हुआ है, जो देव मार्ग है, देव मार्ग, इसकी मैं जो चौड़ाई बता रहा था या लंबाई बता रहा था, उसमें क्या है कि दो बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं भी। वहाँ जितनी भी सड़कें बनी हैं लगभग इतनी चौड़ी हैं कि जिसमें दो बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं। तो इन बैलगाड़ियों के अलावा इस जो देव मार्ग है, इसके साइड में क्या है, एक कुंड बना हुआ है। जो मैंने लंबाई या चौड़ाई बताई थी वो देव मार्ग की नहीं है, वो क्या है, लंबाई या चौड़ाई इस कुंड की है, जो कि 40 फुट लंबा व 25 फुट चौड़ा है भी, और जो कि 7 फुट क्या है, गहरा है। वो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ क्या होता था, कोई एक इकट्ठे प्रोग्राम यानी कि सामाजिक प्रोग्राम होता था, जहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होते थे, उनके स्नान के लिए ये कुंड का यानी कि इस हाल का निर्माण किया गया है। इसमें क्या है, चूने व किचौड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें चूने व किचौड़ी का प्रयोग किया गया है। वो जो मार्ग बना हुआ है उसकी बात नहीं थी भी, वो इससे संबंधित थी। अब बात कर रहे हैं हम कि 3 कतारें बनी हुई है, यानी कि इस प्रकार की 3 लाइनें बनी हुई है, और एक कतार के अंदर क्या है, 9 चौकियाँ बनी हुई है, 9 चौकियाँ बनी हुई है। वो ये दर्शाती है कि जब भी कोई सामूहिक प्रोग्राम होता था तो इनका प्रयोग किया जाता था। कि 3 कतारें हैं, उन 3 कतारों के अंदर 9 चौकियाँ बनी हुई है। उन चौकियों से ये दर्शाता है कि जब भी कोई सामूहिक प्रोग्राम होता था तब इनका प्रयोग किया जाता था। अब जब ये जो हम मानते हैं कि मार्ग पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ जा सकती है, तो उस समय क्या है कि बैलगाड़ियाँ थी जिसके भी साक्ष्य उस खुदाई के दौरान मिले हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं कि उसकी खोदाई के दौरान बैलगाड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं कि वहाँ बैलगाड़ियाँ भी थी। और जो मार्ग था वो क्या था, इतना चौड़ाई में था कि 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती थी। अब हम बात करेंगे इससे आगे भी और वहाँ पर क्या कुछ मिला हुआ है। इसके अलावा वहाँ कपास, गेहूँ, देखो भाई बहुत सी चीज़ें हैं, लगभग 50,000 चीज़ें या 50,000 वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कि वहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है, 50,000 है भी, ये माना जाता है। ठीक है। अब उन 50,000 में हम बात करें क्या क्या मिला है, कपास मिली है भी, कपास, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं भी, गेहूं के साक्ष्य भी वहाँ मिले हैं, जौ के मिले हैं भी। देखो कपास है, गेहूं है, जौ है, सरसों है भी, चना है।
ठीक है। इस प्रकार के जो साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं कि वहाँ जो फसलें किस प्रकार की पैदा होती थी। उसके बाद में अगर फलों की बात करेंगे तो बेर है भी, बेर के अलावा खजूर है भी, देखो बेर है, खजूर है, और इसके अलावा अंगूर है, अंगूर है, ठीक है। इसके अलावा जवार के भी साक्ष्य मिले हैं, ये खाद्य पदार्थों में थी भी। तो इन चीज़ों के साक्ष्य भी, यानी कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो वहाँ मिल रही हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि उदाहरण मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा, सूती कपड़ा यानी कि इसका टुकड़ा भी मिला हुआ है। अब सूती कपड़ा है तो इसका अर्थ क्या है कि वहाँ रंगाई भी की जाती थी। तो रंगाई यानी कि रंगने के जो बर्तन बने हुए हैं वो भी वहाँ पे मिले हैं, जिनके अंदर क्या है, रंगाई की जाती थी, ठीक है भी। रंगाई का सबूत भी वहाँ पे मिला हुआ है। इसके अलावा जो ऊन थी वो क्या थी, लीलन की थी भी। जो आज का लीलन का रिवाज है, हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ये उस समय भी थी। ये माना जाता है, जैसे ढाका की ऊन के बारे में हमने, मलमल के बारे में सुना है कि जो एक हमारी बींटी होती है, जिसको हमने क्या कहते हैं, शाप कहते हैं, छोटे से कड़े में से वो पूरा का पूरा थान निकल जाता था, यानी कि वो इतनी महीन होती थी, इतनी बारीक होती थी। तो इसके साक्ष्य भी वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे महाकुंड की। अब महाकुंड का अर्थ क्या है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता था तब उसका प्रयोग लिया जाता था। अब महाकुंड क्यों बनाया जाता था कि जैसे कोई किसी प्रकार की सभा रखी गई है, या साधु संतों का कोई सामाजिक कार्यक्रम है, या कोई पूजा पाठ है, या विधि विधान है, उसके लिए क्या है कि एक बहुत बड़े कुंड की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी वहाँ पे मिला है। जो उसका दक्षिण भाग है, किसकी बात कर रहे थे हम, चबूतरे की। चबूतरे का जो दक्षिण भाग है, हमने इसको दक्षिण भाग माना था भी। इस दक्षिण भाग में एक बहुत बड़ा क्या मिला है भी, हाल मिला है। यहाँ क्या था कि एक साथ बहुत से व्यक्ति रुक सकते हैं। तो यानी कि देखो, जो सबसे ऊंची जगह थी वो तो क्या थी, राजा की। उसके बाद में उसके जो साथ में लगी हुई बस्तियाँ थी वो किसकी थी, अमीरों की। और जो उससे दूर बस्तियाँ थी वो किसकी थी, गरीबों की। यानी कि जो मजदूर वर्ग था उनकी बस्तियाँ क्या थी, दूर थी भी। तो यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो बस्तियाँ थी वो तो क्या थी, राजा की बस्तियाँ थी भी। और जो उसके बाद उससे लगी हुई थी वो क्या थी, अमीरों की बस्तियाँ थी भी। और जो उससे दूर थी वो क्या थी, गरीबों की बस्तियाँ थी भी। ऐसे साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं भी। अब बात करेंगे कि जो पूर्व दिशा थी, यानी कि जो पूर्व दिशा थी वहाँ किसकी बस्ती थी, रहीशों की बस्ती थी भी। तो ये हमने दक्षिण माना था ऊपर वाला भी, और नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो जो अमीरों की बस्ती जिसकी हम बात कर रहे थे वो किस दिशा में थी, पूर्व दिशा में स्थित थी। यानी कि पूर्व दिशा में अमीरों की बस्ती थी, ठीक। ये क्या था, इसका मुख्य केंद्र बिंदु है भी। जो मोहनजोदड़ो है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये गढ़ है, ये किला है, और इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसका यानी कि एक दिशा है, एक स्थान है, उस स्थान पर वो चीज़ें मिली हुई है। ये जहाँ भी खुदाई की गई है मोहनजोदड़ो से संबंधित सभी जगह एक जैसे ही साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्या था अभी, घर क्या थे, बड़े थे। घर क्या थे, बड़े थे। घर खुले थे भी, जो आंगन थे उसके खुले थे। घर बड़े थे, आंगन उनके क्या थे भी, आंगन खुले थे। और ऐसा लगता है कि एक घर में कई कई लोग रहते थे। तो यानी कि क्या था, जो परिवार वो क्या थे, संयुक्त थे। संयुक्त परिवार थे भी, संयुक्त परिवार थे। अब वो किस में बदल चुका है, सारा का सारा हिस्सा किस में बदला हुआ है, खंडरों में बदला हुआ है। और उन खंडरों को देखकर किनकी याद आती है, जैसलमेर के अंदर एक गांव है कुलदरा। कुलदरा ये कहाँ पर है भी, जैसलमेर के अंदर है।
जैसलमेर में। इस कुलधरा गांव की विशेषता क्या है कि ये पूरा का पूरा गांव किससे बना हुआ है? पीले पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन उस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं रहता। इसका कारण यह माना जाता है कि इन लोगों की अपने वहाँ राजा के साथ कोई किसी बात को लेकर अनबन हुई, और उस अनबन के चलते रातों रात ये जो वहाँ के निवासी थे वो गांव छोड़कर चले गए। तो ये पूरा का पूरा गांव क्या हो गया? सूना हो गया, खाली हो गया। तो जब वो गांव खाली हो गया तो वो भी अब किस में तब्दील हो रहा है? खंडरों में तब्दील हो रहा है, जैसा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान भी देखा गया है कि पूरे के पूरे घर, यानी कि दीवारों पर जब धूप पड़ती है तो उनके रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार से कुलधरा, ये कुलधरा जैसलमेर में है, भी पीले पत्थरों से बना हुआ गांव है। अब बात करते हैं कि इसकी और क्या विशेषता है। घर खुले हैं, संयुक्त परिवार हैं, और जो नालियां हैं वो भी क्या है? पक्की बनी हुई हैं। भी नालियां क्या है? पक्की बनी हुई हैं, और ऊपर से क्या है? ढकी हुई हैं, भी ढकी हुई है, यानी कि पानी की व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त है। और जो ईंटें हैं उनका आकार क्या है? 1:2:3, यानी कि जो ईंटों का प्रयोग किया गया है उनका आकार क्या है? 1:2:3। और दूसरा, जो सेक्टर प्रणाली आज के समय में जिसे हम सेक्टर प्रणाली कहते हैं, जो कि इस्लामाबाद व चंडीगढ़ का नाम आपने सुना होगा, इस्लामाबाद का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर क्या है? सेक्टर प्रणाली है। ये सेक्टर प्रणाली आज से यानी कि 2500-3000 वर्ष पहले भी मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। सेक्टर प्रणाली क्या होती है कि किसी भी घर का जो मुख्य द्वार है वो मेन रोड पर नहीं खुलेगा। कि आप किसी भी घर में अगर दाखिल होना चाहते हैं, मान के चलो ये मेन रोड है, तो किसी घर में हम यहाँ भी अगर कोई घर बना हुआ है तो इसका जो गेट है, मुख्य द्वार है, वो इस रोड पे नहीं खुलेगा, वो इधर खुलेगा। आपको इस घर में जाने के लिए पहले आपको अंदर दाखिल होना पड़ेगा। ये क्या है? सेक्टर प्रणाली है, जो कि चंडीगढ़ या इस्लामाबाद में देखने को मिलती है। तो इस चंडीगढ़ है, इसका नक्शा किसने बनाया था? अभी कारबूजिए ने इसका नक्शा बनाया था। तो ये माना जाता है कि उसने ये जो आइडिया लिया था, ये देखो भी दो नाम लिखे हुए हैं, एक तो काबूजिया लिखा हुआ है और एक कारबूजिया भी मिलेगा आपको, कारबूजिया भी मिलेगा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो इसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया है वो वहीं से लिया गया है, यानी कि वहाँ से इसकी सोच विकसित हुई थी। तो यानी कि जो बात अब हम सोच रहे हैं वह बात यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले भी थी। उसके अलावा क्या है कि जैसे जैसे इस टीले की या मोहनजोदड़ो की खुदाई होती गई वैसे वैसे इनका नाम रखा गया। जैसे D.K. दीक्षित है या हम मार्शल की बात करें तो उनके नाम पर भी इनके क्या है हल्के हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा वहाँ क्या कुछ मिला है, देखो ये सबसे बड़ी तो ये ताम्र सभ्यता थी भी। तांबर का मतलब कि सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग इस सभ्यता के अंदर होता था। अब तांबे का प्रयोग होता है तो क्या मिलेगा भी, तांबे से संबंधित ही चीज़ें हमें ज़्यादा मिलेंगी। तो जो शीशा मिला है वो भी किसका है भी, तांबे का है, ठीक है। इसके अलावा मृद बाण मिले हैं भी, जिनके ऊपर क्या है रंग वगैरह या नक्काशी वगैरह की गई है। उसके अलावा क्या मिला है भी, चौक मिला है। इसके अलावा चौपड़ की गोटियाँ, चौपड़ की गोटियाँ, चौपड़ की गोटियाँ, चौपड़ की गोटियाँ। अब ये चौपड़ क्या होता है भी, जो हम चौसर खेलते हैं, जैसे आपने महाभारत के अंदर देखा था कि अर्जुन था, युधिष्ठिर था, वो अपना सारा का सारा राज्य हार गए थे, किसमें, चौपड़ के खेल में हारे थे भी। तो इसकी गोटियों के साक्ष्य भी वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा क्या है, पत्थर के, पत्थर, इसके अलावा पत्थर के औजार, पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं।
यानी कि पत्थर है उसके औजार भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या है कि एक दाढ़ी वाले नरेश की फोटो यानी कि मूर्ति भी मिली है। एक दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है और एक नर्तकी की मूर्ति भी वहाँ पे मिली हुई है, जो कि नर्तकी एक यानी कि नृत्य की पोजीशन में एक छोटी सी मूर्ति भी वहाँ प्राप्त हुई है। वहाँ की जो सभ्यता थी भी वो इतना कुछ होने के बावजूद भी लो प्रोफाइल सभ्यता मानी जाती है। भी जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो इतना कुछ मिलने के बावजूद भी लो प्रोफाइल सभ्यता मानी जाती है। भी लो प्रोफाइल सभ्यता मानी जाती है। भी कारण क्या है भी इसका कारण यह है कि यहाँ जो चीज़ें हैं, यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो राजपोषित न होकर धर्म पोषित थी। भी इसका परिणाम कैसे मिलता है कि वहाँ पर इतना यानी कि लगभग 50,000 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनमें एक भी हथियार प्राप्त नहीं हुआ। कि वहाँ का जो शासन था वो बिना हथियार के बल पर था, यानी कि धर्म से संबंधित था। वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर यानी कि दिखावा नहीं था। कारण क्योंकि ऐसा कोई भी मंदिर या ऐसे कोई भी फालतू के यानी कि उन्होंने महल वगैरह बनाने का प्रयास नहीं किया कि वो दिखा सकें कि हमारे पास इतना कुछ है। वहाँ पर औजार है लेकिन हथियार नहीं है। वहाँ के लोग वो धर्म पोषित थे, लेकिन वो वहाँ की जो सैनिक नहीं रखते, यानी कि सेना नहीं रखते थे। जब हथियार नहीं मिले इसका अर्थ वहाँ सेना नहीं थी, तो सैनिक वहाँ नहीं थे। इसलिए वो सभ्यता क्या थी? लो प्रोफाइल सभ्यता कहलाती है। देखो भी इस प्रकार के जो इस वहाँ पर सामान मिला है या वस्तुएं मिली हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न भी जो पिछले लेसन से संबंधित है, भी प्रश्न नंबर 2। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? भी आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन नंबर ए है भी 1935, ऑप्शन नंबर बी है 1957, ऑप्शन नंबर सी है 1939 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो आपने अपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी लिखकर देने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लेसन है इसमें से पूछा क्या जाएगा, कि जो हमारी परीक्षा होगी, जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा उसमें हमसे किस प्रकार का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। देखो भी वहाँ पर मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी सारों की जानकारी हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम ये देखेंगे, एक तो जो दाढ़ी वाले नरेश की फ़ोटो मिली है उसको याद रखना है हमने कि जो दाढ़ी वाला नरेश है उसकी दाढ़ी वाला नरेश, एक तो इसको याद रखना है आपने। दूसरा वो जो नर्तकी है उसको आपने याद रखना है। इसके अलावा क्या मिला है? भी कांच का शीशा मिला है, ये हमें पता है। पत्थर के औजार मिले हैं भी, ये हमें पता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि वहाँ का जो पानी की निकासी कैसे थी। दूसरा, वहाँ का जो राज शासन था वो कैसा था, धर्म पोषित था, समाज पोषित था, या उसमें किसी प्रकार का वार्य आडंबर था या दिखावा था। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो मिलेंगे, जो इसका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये तीसरा लेसन है वो कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे चौथे लेसन की। तो आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। इसमें जो प्रश्न अकेले हिंदी में नहीं पूछे जाते, सभी विषयों में पूछे जाते हैं जो हमारे वीडियो आते हैं। तो सारे वीडियो को ध्यान से देखना है और सारों के आंसर देने हैं। उसके बाद में ही आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।